पश्चिम बंगाल से इस वक्त एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये वारदात उत्तर 24 परगना के मध्यग्राम इलाके में हुई, जहां हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में चंद्रनाथ रथ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाइक और कार से आए थे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इलाके से सर्च ऑपरेशन जारी है। इस घटना के बाद सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद बढ़ती हिंसा के बीच ये घटना कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 50 विधानसभा सीटों पर दोबारा मतदान की मांग कर दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उनका दावा है कि जिन सीटों पर जीत का अंतर कम है, वहां हटाए गए वोटरों की संख्या उससे ज्यादा है, जिससे नतीजे प्रभावित हुए हैं। कांग्रेस ने इसे निम्न जनादेश बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकतंत्रीय प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के 2026 चुनाव नतीजों ने राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव दर्ज किया है। तृणमूल कांग्रेस की मजबूत पकड़ को इस बार करारा झटका लगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित बढ़त हासिल की। इस राजनीतिक बदलाव के पीछे सिर्फ स्थानीय मुद्दे नहीं बल्कि बांग्लादेश की घटनाओं का असर भी बताया जा रहा है। ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप है कि उन्होंने इन घटनाओं पर पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे मतदाताओं में असंतोष बढ़ा। वहीं शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों ने सुरक्षा और पहचान को बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार का जनादेश सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए ध्रुवीकरण की शुरुआत का संकेत है। बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, जहां पटना के गांधी मैदान में एनडीए सरकार का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड से 16 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इस समारोह में नरेंद्र मोदी के भी शामिल होने की संभावना है, जिससे इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा चर्चा निशांत कुमार के संभावित मंत्री बनने को लेकर है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये विस्तार न सिर्फ सरकार के भीतर संतुलन साधने का प्रयास है, बल्कि आने वाले चुनावों से पहले एनडीए की ताकत दिखाने का बड़ा मंच भी है। पटना का गांधी मैदान एक बार फिर सियासी हलचल का केंद्र बन गया है। तमिलनाडु की राजनीति में सस्पेंस अब और गहराता जा रहा है। 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तमिलगा वेत्री कृष्णम में कांग्रेस के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन बहुमत से पीछे रहने के कारण राज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी। अब सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां राष्ट्र की दो कट्टर प्रतिद्वंदी पार्टियां द्रविड़ मुनेत्र कषगम और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम साथ आ सकती है। अगर ये गठबंधन होता है तो विजय की मुख्यमंत्री बनने की राह मुश्किल हो सकती है, भले ही उनकी पार्टी सबसे बड़ी क्यों ना हो। ये गठबंधन तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि दशकों से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की सबसे बड़ी विरोधी रही है। अब सबकी नजर इस सियासी समीकरण पर टिकी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज आनंदपुर साहिब से 4 दिवसीय शुक्राना यात्रा की शुरुआत की, जो 9 मई को फतेहगढ़ साहिब में समाप्त होगी। यात्रा की शुरुआत से पहले उन्होंने तख्त केसगढ़ साहिब में माथा टेक कर गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट किया कि ये यात्रा किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि गुरु साहिब के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा लागू किया गया जगत जोत गुरु ग्रंथ साहिब सतिका संशोधन एक्ट 2026 बेअदबी के मामलों में सख्त सजा सुनिश्चित करेगा। मान के मुताबिक इस यात्रा का उद्देश्य पंजाब में शांति, भाईचारा और धार्मिक सम्मान को मजबूत करना है। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने एमएसपी पर हो रही खरीदी में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और खरीद व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। इसी के विरोध में कांग्रेस 7 मई को प्रदेश व्यापी चक्का जमा करने जा रही है, जिसका असर मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर भी देखने को मिल सकता है। ये चक्का जाम इंदौर से ग्वालियर और मुरैना तक फैलेगा, जिससे 11 जिलों के प्रभावित होने की आशंका है।
अब ये मुद्दा सिर्फ किसानों की परेशानी नहीं बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच बड़ा राजनीतिक टकराव बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया है। पार्टी ने अपने सभी नेताओं को निर्देश दिया है कि वे 7 से 10 मई तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल तस्वीर यानी डीपी बदली। नई डीपी में तिरंगे के साथ ऑपरेशन सिंदूर लिखा होगा और सभी नेताओं को #ऑपरेशन सिंदूर के साथ पोस्ट करने को कहा गया है। ये अभियान सिर्फ सोशल मीडिया बदलाव नहीं बल्कि एक संगठित डिजिटल संदेश है जिसके जरिए पार्टी एकजुटता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से दिखाना चाहती है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम आतंकी हमले के बाद अंजाम दिया गया था, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। उत्तर प्रदेश में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपियों दनियाल अशरफ और कृष्णा मिश्रा पर आरोप है कि वे सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स और आईएसआई से जुड़े लोगों के संपर्क में थे। जांच में सामने आया कि ये आरोपी भारत के संवेदनशील स्थानों जैसे पुलिस थाने और सरकारी इमारतों की फोटो और वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेज रहे थे। एटीएस के मुताबिक इन जानकारियों का इस्तेमाल भविष्य में हमलों की साजिश के लिए किया जाना था। दोनों आरोपियों के पास से हथियार, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनमें कई अहम डिजिटल सबूत भी मिले हैं। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली नगर निगम के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में डेंगू के 52 मामले सामने आए हैं, जो पिछले 5 सालों में इस अवधि के लिए सबसे अधिक है। ये संख्या 2025 के 42, 2024 के 31 और 2023 के 24 मामलों से ज्यादा है, जो शुरुआती मौसम में बढ़ते संक्रमण की ओर इशारा करती है। साल 2026 के पहले 4 महीनों में कुल 160 डेंगू केस दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं मलेरिया के 29 मामले भी सामने आए हैं। अधिकारियों के अनुसार अप्रैल में हुई रुक कर बारिश मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल रही है। हालांकि दिल्ली नगर निगम ने फॉगिंग, लावा कंट्रोल और घर घर निरीक्षण जैसे अभियान तेज कर दिए हैं ताकि मानसून से पहले हालात काबू में रखे जा सके।